नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं बेहद अहम खबर के साथ। दरअसल अमेरिका से भारतीयों की वापसी का पहला वीडियो सामने आ गया है। अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने यह वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में नजर आ रहा है कि वो भारतीय जो कि अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उन्हें जब डिपोर्ट किया गया तो कैसे किया गया। वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में हथकड़ी नजर आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने ये वीडियो जारी किया है। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। वो तमाम लोग जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उनकी वापसी हुई है। लेकिन अपने आप में ये तरीका जो डिपोर्ट करने का है, वो कई सवाल उठाता है। किस तरह से भारतीयों के हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगाई गई थी उस वक्त जब उन्हें डिपोर्ट किया गया और प्लेन में बैठाला जा रहा था। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, ये तस्वीरें सामने आई हैं एक्सक्लूसिवली टीवी 9 भारतवर्ष पर। हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और बड़ी हैरत की बात है कि किस तरह से भारतीयों को वापस भेजा गया है। उनके हाथों पैरों में हथकड़ियां लगाई गई हैं। देखिए, जिस अमानवीय तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिपोर्टेशन के नाम पर लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया में ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और भारतीयों को भी जब मिलिट्री प्लेन में सामान की तरह ठूसकर और हाथ में पैर में हथकड़ी लगाकर भेजा गया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ट्रंप को वापस भेजना था। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या अमेरिकी सरकार का ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ से किसी भी अवैध नागरिक को, किसी भी अवैध व्यक्ति को जो गैरकानूनी तरीके से वहां पर पहुंचा, उसे वो डिपोर्ट कर दे। लेकिन हाँ, तरीका क्या होना चाहिए? तरीका जानवरों वाला नहीं हो सकता। बर्बर तरीके नहीं अपना सकते और ये किसी भी सभ्य समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वही अमेरिका जो आज तक पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट का पाठ पढ़ाता था, जब उनके अपने यहाँ जब कोई कार्रवाई करने की बात आती है, जबकि एक सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई व्यक्ति अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करता है और उसे पकड़ लिया जाता है, तो उसे सीधे आप डिपोर्ट कर दे। आप डिपोर्ट उसे कमर्शियल फ्लाइट से भी कर सकते थे। लेकिन ट्रंप को वहां पर हेडलाइन में आना था, मीडिया में आने के लिए उसने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया। जबकि खुद अमेरिका में इस बात की आलोचना हो रही है कि सिविलियन प्लेन में भेजना ज्यादा सस्ता पड़ता, बजाय उसके कि मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल करने से 10 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन बात केवल खर्च की नहीं है, बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप मिलिट्री प्लेन में जो है सामान की तरह ठूसते हैं और उसके बाद उसके हाथ में पैर में जंजीरें लगाकर आप इस तरह, क्योंकि वो कोई आतंकी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गलत तरीके से ये लोग जंकी रूट से गए अमेरिका, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर कोई अवैध तरीके से भारतीय वहां पर पहुंचा है तो उसे हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन डिपोर्ट करने के तरीके को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल नहीं है, लेकिन डिपोर्ट करने के तरीके पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत जब पहुंचे, जब अमृतसर में ये सैन्य विमान लैंड किया, उस वक्त जब ये तमाम भारतीय वापस पहुंचे अमेरिका से, उस वक्त की तस्वीरें हैं। लेकिन जो पहली तस्वीर है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अजियत झेलनी पड़ी इस पूरी फ्लाइट के दौरान उन भारतीयों को जो कि डिपोर्ट किए जा रहे थे। बहुत ही अमानवीय तस्वीर इसे कही जा सकती है, बहुत ही इनह्यूमन तरीका इसे कहा जा सकता है। और इसे लेकर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के रुख पर। और अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने ही यह वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि जिन भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई है, उनके पैरों में बेड़ियां तक लगाई गई हैं। इतने घंटों का सफर इन लोगों ने कैसे तय किया होगा, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है उनके साथ, यह समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर।
तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यूएस बॉर्डर फोर्स की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया। और यही सवाल है जिसका जिक्र अभी समीर भी कर रहे थे मनीष, कि ये जो फ्लाइट आई है वो अमेरिका से उड़ान भरती है और सीधे अमृतसर लैंड करती है। कई घंटों की ये उड़ान थी, कई घंटों की ये फ्लाइट थी और बेहद अमानवीय तरीके से सफर को भारतीयों को तय करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर अमेरिका से भारत आने की कुछ भी जो प्रवर्तित हो है, फ्लाइट 16-17 घंटे की होती है, लेकिन मिलिट्री प्लेन उतनी स्पीड से नहीं उड़ सकता। इसलिए सोचे 24 घंटे एक सामान की तरह से उसे ठूसा गया। उस मिलिट्री प्लेन में केवल एक टॉयलेट था और वो किस तरीके से वो 22 घंटे 24 घंटे वो लोग उस प्लेन में रहे। लेकिन केवल प्लेन में नहीं, उससे पहले कई घंटे या कई दिन तक उनके हाथों में जंजीरें बांध के रखी गई। क्या कि अमेरिका में कौन ओरिजिनल है? अमेरिका तो प्रवासियों का ही मुल्क है। 14वीं-15वीं शताब्दी में जो लोग अमेरिका गए थे, उन्होंने अमेरिका को खोजा, उन्होंने अमेरिका को बसाया। बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की बीवी मेलानिया ट्रंप खुद वो प्रवासी हैं। बस अंतर यही है कि वो लीगल तरीके से आई थी, वो वीजा लेकर आई थी, वो स्लोवाकिया से पहुंची। जी। उनके ससुर साहब प्रवासी है, ट्रंप के बाप नहीं लेकिन ट्रंप के दादा परदादा प्रवासी है। तो अमेरिका तो प्रवासी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मनीष। बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी के जहन में सवाल ये आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? अमेरिका का ये रुख अपने आप में कई सवाल उठाता है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और कहा यह जा रहा है, आरोप यह लगाया जा रहा है कि भारतीयों का अपमान किया है सीधे सीधे अमेरिका ने, और इसका भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर बाद संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब देने वाले भी हैं, क्योंकि संसद के भीतर भी ऑपोजिशन की तरफ से यह मांग की गई थी, जवाब सरकार से मांगा गया था। दो तस्वीरें आपके सामने, एक वो तस्वीर जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, किस तरह से भारतीयों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई, पैरों में बेड़ियां लगा दी गई। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और डिमांड की जा रही है कि भारत सरकार को इस मसले को उठाना चाहिए अमेरिका के सामने और कड़ा रुख दिखाना चाहिए। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार, एक तरफ हमने तस्वीरें दिखाई जब डिपोर्ट किया गया तो किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया भारतीयों के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, क्या हो रहा है जरा बताएं। जी देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, तमाम अपोजिशन पार्टीज इस पर एक मत है और संसद के भीतर, संसद परिसर में जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी पार्टियां नारेबाजी करती नजर आई, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और उसके बाद यूथ कांग्रेस जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। बार बार विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया गया है, और बार बार ये बात कही जा रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती का बखान सत्ता पक्ष की ओर से किया जाता है, आखिर उसके रहते ऐसा कैसे हो गया। और दूसरी बात अहम ये है कि कांग्रेस की ओर से 2013 का वो वक्त याद दिलाया जा रहा है जब बिरयानी को लेकर के सवाल हुआ था, और उस वक्त कांग्रेस का कहना है कि हमारी यूपीए सरकार ने अमेरिकी प्रशासन पर इतना दबाव डाला था कि उनको खेद जताना पड़ा था। तो ऐसे में आज वही बीजेपी जब सत्ता में है तो वो क्या कदम उठा रही है, सरकार जवाब दे। और अहम बात यह है कि प्रियंका गांधी ने TV9 से बातचीत में अब से कुछ देर पहले ये कहा कि विदेश मंत्री क्यों, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दें। तो एक तरीके से विपक्ष ने एक सीढ़ी और चढ़ करके सरकार को घेरने की मोर्चेबंदी तेज कर दी है। अच्छा कुमार विक्रांत, एक बात आप स्पष्ट करिए, क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का कुछ देर पहले हमने वो बयान दिया जिसमें विदेश मंत्री तो आज बयान देंगे, ये जानकारी सामने आ रही है, लेकिन वो मांग करती नजर आई कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। तो क्या पूरे विपक्ष का ये रुख नजर आ रहा है? जी देखिए, विपक्ष को लगता है कि उसको एक ऐसा मुद्दा मिला है, पिछले अगर आप बात करें दिल्ली के चुनाव की तो विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को मिला है, उसको लगता है कि इस पूरे मामले पर पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट है और तमाम राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, तमाम राज्यों के लोग वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को मुद्दा बनाए रखकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष एकजुट है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अचानक विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की है, उस मामले पर विपक्ष का क्या रुख होता है उसका इंतजार करना होगा। और खासकर विदेश मंत्री क्या कहते हैं, क्या उससे विपक्ष संतुष्ट होता है या फिर एकजुट होकर एक बार फिर प्रधानमंत्री से जवाब मांगता है,
ये बड़ा अहम होगा। और यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और नारेबाजी हो रही है। तो आप कह सकते हैं संसद के भीतर, संसद परिसर में और सड़क पर और कांग्रेस सरकार को लगातार घेर रहे हैं और विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले पर जवाब की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कुमार देखना होगा कि विदेश मंत्री की तरफ से जब जवाब दिया जाता है इसके बाद क्या विपक्ष का रुख होता है और क्या प्रधानमंत्री की तरफ से भी जवाब की जो मांग है उस पर विपक्ष अड़ा रहता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकी बॉर्डर फोर्स उसकी तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है कि कैसे अमानवीय तरीके से जो प्रवासी भारतीय उन्हें भारत लाया गया है, डिपोर्ट किया गया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर TV9 पर प्रियंका गांधी एक्सक्लूसिव। मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया, यह प्रियंका गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया। मोदी जी तो ट्रंप के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? तो देखिए, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था और हमें अपना सिविल प्लेन वहां पर भेजना चाहिए था इन भारतीयों की वापसी के लिए। और एक अहम खबर आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देने जा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका से आए भारतीयों पर बोलेंगे विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी से विदेश मंत्री ने मुलाकात भी की है। ये इस वक्त की अहम खबर, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका से ये वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीयों के पैरों में बेड़ियां नजर आ रही हैं, हाथों में हथकड़ियां नजर आ रही हैं, डिपोर्ट करने का जो अमेरिका का तरीका था वो निश्चित तौर पर अमानवीय था। ऑपोजिशन इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और अब विदेश मंत्री थोड़ी देर बाद संसद में जवाब देंगे इसी मसले पर। अमेरिका के सैन्य विमान से भेजे गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने हथकड़ी के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरीके से भारतीयों को भारत भेजा गया वो अमानवीय था और सरकार इस पर जवाब दे। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित दूसरे विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अवैध अप्रवासियों को अपराधी की तरह भारत लाया गया क्योंकि इनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। विपक्ष के हंगामे के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बैठक हुई। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध अप्रवासी भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री राज्यसभा में जवाब भी देंगे। इससे पहले विदेश मंत्री पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। बता दें कि भारत डिपोर्ट किए गए 104 प्रवासियों में गुजरात से 33, हरियाणा से 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश से 3, चंडीगढ़ से 2 नागरिक शामिल हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। और भारतीयों के डिपोर्टेशन पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है। कांग्रेस सांसदों ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है। उनको वहाँ से बाहर निकालने से पहले क्या जो अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है कि नहीं, इसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अगर आप उनको वापस भेज रहे हैं तो उनके साथ मानवीय बर्ताव तो करें। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता कि आप उनको हथकड़ियाँ लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के 40-40 घंटे जहाज़ में बिठाए रखते हैं।
तो देखिए, अमेरिका से आए 104 भारतीयों को लेकर सियासत भी गर्म है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मसले को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं। जो लोग नारा लगाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इन्होंने देश के सम्मान को रुपए की गिरती हुई कीमतों से भी नीचे गिरा दिया है। क्या आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के नागरिकों को देखा इस तरह डिपोर्ट करते हुए? यही आपका डंका बज रहा है, इसीलिए बार बार अपने विदेश मंत्री को भेज रहे थे। इससे ज़्यादा अपमान किसी सरकार में भारत का नहीं हुआ था। सरकार को माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने अमेरिकन एम्बेसडर को असम्मान करके स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर ट्रम्प दोस्त होते, ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, हर देश का अपना कानून होता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक मूवमेंट चलता है, बांग्लादेशी को भेज दो, लेकिन हमने कभी किसी बांग्लादेशी को भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 104 भारतीयों की वापसी पर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले मौन आखिर क्यों? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहाँ पहुँचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियाँ थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? और अमेरिका ने कुल 104 भारतीयों को अवैध बताकर भारत भेजा है, भारत डिपोर्ट किया है। उनमें से 30 पंजाब के रहने वाले हैं। आइए बताते हैं गुरदासपुर लौटे एक शख्स की कहानी, उसी की जुबानी। हमेशा ऐसा ही होता है जब एजेंट के जाल में फंसकर लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवक के साथ एजेंट ने धोखाधड़ी की और अवैध तरीके से अमेरिका भिजवाया, जिसका खामियाजा अपना सब कुछ गंवाकर चुकाना पड़ा। अमेरिका डिपोर्ट करने के बाद युवक जब गुरदासपुर अपने घर पहुंचा तो परिवार में खुशी तो हुई, लेकिन दुख भी हुआ। घर लौटने के बाद उसने टीवी 9 से बातचीत में अपनी आप बीती सुनाई। इतना गल होगी मेरी एक नंबर से वीजा प्रॉपर लगा के तेन अमेरिका भेजांगे, पर मेरे ने धोखा हो गया। इस युवक को एजेंट ने लीगल तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए 30 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वहां इसके साथ धोखा हो गया। मेरी 30 लाख की गल हुई। मैं इतों यूरोप गया ही, फिर यूरोप तो फिर गया तो एक नंबर जी वीजा लवा के कहता मैं तेन भेजांगा, पर उन्हें मेरे नाल फ्रॉड किया। पंजाब के होशियारपुर के इस परिवार को अब चिंता सताने लगी है कि जिससे उधार लेकर अमेरिका भेजा था वो लौट आया है। 45 लाख रुपए ला दिता मैं पूरा एजेंट ਨੂੰ, सारे ब्याज पे पैसे नहीं। वहीं अमेरिका से डिपोर्ट हुए अंबाला के एक युवक की कहानी कुछ और ही बयां करती है। अपना सब कुछ बेचकर अमेरिका तो गया, लेकिन वो कंगाल होकर खाली हाथ लौटा। टूटे फूटे घर में रह रहे इस परिवार के बेटे ने बेहतर भविष्य और घर के आर्थिक हालात को सुधारने का सपना लिए अमेरिका पहुंचा ही था। वहां 15 दिन रहा ही था कि उसके सपने चकनाचूर हो गए। 7 महीने पहले घर को इस आस में छोड़ा था कि जब वो विदेश से कमाई कर लौटेगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। अपनी पुरखों की जमीन बेचकर विदेश इसलिए गया था कि आर्थिक हालात सुधर जाएंगे, लेकिन जब युवक अमेरिका से खाली हाथ घर लौटा तो परिवार को काफी सदमा लगा, क्योंकि अब ना तो ये टूटे फूटे घर के हालात सुधरेंगे, ना ही वो जमीन वापस आएगी जिसे बेचकर 41 लाख रुपए खर्च कर बेटा विदेश गया था। 7 महीने लग गए जी ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 15 दिन हो गए ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, बस 15 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ था जी,
ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। अब परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और पंजाब के कपूरथला का एक युवक घर की हालत सुधारने का सपना लिए अमेरिका पहुंचा था, लेकिन उसके साथ भी धोखा हुआ। क्या है पूरी कहानी, सुनते हैं उसी की जुबानी। पंजाब के कपूरथला के इस परिवार का बेटा घर की आर्थिक हालात सुधारने के लिए अमेरिका गया था। इस आस में विदेश गया कि परिवार खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। घर वालों को उम्मीद थी कि बेटा अमेरिका से पैसा कमा कर भेजेगा तो अच्छे दिन आएंगे, हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद बेटा खाली हाथ लौटा तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन पहले ही बेटे से बातचीत हुई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन डिपोर्ट होकर बेटा घर पहुंचा तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। 45 लाख रुपए का कर्ज लेकर अमेरिका भेजा था, अब उधार चुकाने के लिए घर बेचना पड़ेगा। ये एजेंट का सानू कोई पता नहीं, लुधियाने साइड ला दे जी ते 45 लाख रुपए लगे लग गया। हालात इतना ही कि कोई रिश्तेदारों को कला लिया, लाख 2 लाख के भैन भरा को कई यारी दोस्ती ब्याजी सी बाबा उन्होंने को थोड़े थोड़े पड़े को मकान कहने रखे जी, सीधा करके पैसे कट्ठे मंग यही कर रहे हैं जितनी मत हो सके सरकार को साड़ी कृपा करे। नंग हो गए, मकान भी गया, साढ़े को पैसे दे मकान से कद्दूगा अगला। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मिल्कीपुर में कल हुए उपचुनाव के दौरान कई तरह के आरोप लगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग पर इसे लेकर बड़ा हमला बोला है। सर, मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक से ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में कल 2 बड़े मामले सामने आए। पहले मामले में समाजवादी पार्टी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया और कहा कि उनके बूथ एजेंट को भगाया गया और फर्जीवाड़ा किया गया। शाम होते होते बीजेपी ने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर में बुर्का पहनाकर महिलाओं से फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। अखिलेश यादव ने इन्हीं मुद्दों से जुड़े सवाल के जवाब में क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। सर, मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक से ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। यूपी के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के दौरान पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी दावा किया था कि उनके एजेंट को 2 दर्जन बूथ से जबरन हटाया गया और फर्जी वोटिंग कराई गई। और चलिए बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। एग्जिट पोल के दावों के बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ हैं। सर, एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की वापसी दिखा रहे हैं, एनडीए को बहुमत दे रहे हैं। आप भी ग्राउंड पर हैं, आपने बहुत सारी सभाएं की लोगों के बीच में, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं ग्राउंड पे जो मैं घूम रहा था, मेरे लिए भी इस तरह का अनुभव पहला था कि दिल्ली के मेजोरिटी कॉलोनी को स्लम बना दिया। ना वहाँ रोड है, चल के देखिए, ना वहाँ पीने का पानी पूरा भरा हुआ है, सांस आप नहीं ले सकते। और यमुना का हाल देख लीजिए, जितना क्लेम किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि भाई बिहार का गांव तो उससे 1000 गुना बेटर है जो यहाँ की जहाँ की कॉलोनियों का जो हाल है। नंबर देंगे आप कितने आपके हिसाब से? नंबर मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो कल के चुनाव के बाद जो मैंने फीडबैक लिया लोगों से, जहाँ जहाँ मैं गया था, तो बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर एनडीए और बीजेपी का सरकार है। और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की रिपोर्ट पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। ओवैसी के बाद अब गुलाम नबी आज़ाद ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जवाब में जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने क्या कहा, सुनिए। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है और सरकार भी इसीलिए अमेंडमेंट लेकर के आई है कि जो वाकिफ़ का इंटेंशन है वो पूरा होना चाहिए। यही नहीं पूरा हो रहा था, बल्कि मुतवल्ली हों, केयर टेकर्स हों, वो वाकिफ़ के इंटेंशन के विरुद्ध कहीं उसको खुर्द-बुर्द कर देते थे, प्रॉपर्टी को कहीं मॉल बना देते थे, कहीं दुकान दे देते थे, कमर्शियल यूज कर रहे थे। और उसका लाभ जो वाकिफ़ चाहता था कि गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, बच्चों को इनको मिल सके, तो उनको मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर से उसको नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार एक अमेंडमेंट
लेकर के आई और जिसको जेपीसी को रिफर किया गया है। हमने उस अमेंडमेंट बिल में भी हमने यही रखा है कि जो वाकिफ की इंटेंशन हो उसकी राय से गरीब विधवाओं महिलाओं को फायदा मिले। और चलिए बात करते हैं यूपी के संभल की। यहां पर शिवलिंग मिलने के दावे के बाद लोगों की भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई है। दूर दूर से दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। ये पूरा मामला है क्या, आपको दिखा रहे हैं रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। संभल के रजपुरा थाना के गांव मकसूदनपुर की महावा नदी में एक कथित शिवलिंग मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद पूरे गांव में मेले जैसा माहौल हुआ। आप देख सकते हैं कि यहां लाइन में लगे लोग शिवलिंग के दर्शन के लिए आए हैं। दूर दूर से लोग आकर पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। शिवलिंग को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि शिवलिंग के पास से मिले पानी को पीने से बीमारियां दूर हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नदी में पहले काला पानी आता था, लेकिन शिवलिंग के मिलने के बाद से अब उसका स्वाद दूध जैसा लगने लगा है। यहाँ पहुँच रहे लोगों का कहना है कि यहाँ का पानी पीने से उनकी बीमारी दूर हो रही है। इसमें जो महादेव हैं उन पर नेचुरल त्रिकुंड बने हुए तीनों त्रिकुंड जो है मुझे दिखाई दिए। तो मैंने कहा भाई हमारे साथ थे 2-3 लोग और हमारे, तो बोले कि भाई ये तो आपकी, इन्होंने तो सुन भी लिया, आपकी आवाज भी सुन लिया। आँख कभी तो बंद हो गई तो लाल हो गई और तो खुली सी हो गई इसमें आँख में। यहाँ आते ही मुझे कारा मिल गया। सुबह ही आया हूँ मैं, कारा मिल गया पूरा था, खुल भी रही है और दिख भी रहा है। फिलहाल इस दावे के बाद से संभल में भीड़ लगी हुई है। अब सवाल है कि संभल में शिवलिंग मिलने के पीछे आस्था है या अंधविश्वास। सवाल तो यही है कि ये आस्था है या अंधविश्वास। सबसे पहले शिवलिंग देखने वाले मटरू यादव ने क्या क्या दावा किया है, TV9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर ने उनसे बात की, सुनिए। जिन्हें सबसे पहले दिखे शिवलिंग, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ है, मटरू यादव। कब की ये घटना है जब आपको ये दिखाई दिए, आप यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से आपने ये पूरी खुदाई की, उसका शिवलिंग निकले, पूरी प्रक्रिया बताइए आप हमें। साहब मुझे है गया आज 5 दिन। हाँ। 5 दिन में था ट्यूबवेल पर अपने पे। हाँ। पर डीग फूट रही थी, आग नहीं। हाँ। खूब फूट रही थी। तब मैं आधी रात मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ, कहा बात है, विव्याद है, भूत है, बला है। जब मैं आया था सुबह, मैं आओ तो वो लिख रहा था, जल लिख रहा था। मैंने नौकर हाथ से उठाया तो मैं तब दिखे भोले बाबा। कितना आपने मिट्टी हटाई होगी? मिट्टी उठाई थोड़ी सी, ये थी बीच की जो ये गड्ढा आते थे। हाँ। तो खूब आया जल, खूब आया। मैंने पिया थोड़ा सा, पल्ला हटा के, तो दूध ऐसे माल पर दूध पी रहा हूँ। अच्छा। कते माल पर दूध पी रहा हूँ। पहले दिन थोड़े दिन पीछे इनते पूजा सब पानी आता काला काला। और एमपी के इंदौर से एक बड़ी खबर है। यहां पर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की उन्होंने पिटाई कर दी। इंदौर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को पीट रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपी एसआई को गाड़ी में बिठाकर किसी अनजान जगह पर ले गए और उनके साथ मारपीट की। और ये एसआई हमको बनके जबरदस्ती हमको लूट रहा है। अरे यार बाबू कैसे हमको मतलब हमसे पैसे मांग रहा है। इंदौर के बाणगंगा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर के साथ 4 युवकों ने इसलिए मारपीट की क्योंकि उन्होंने युवकों को कार में शराब पीने से रोका था। इसके बाद युवक कार से बाहर निकले, पहले एसआई की आईडी मांगी और उसका नाम पता पूछा, फिर गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह ले गए और उनसे मारपीट की। आईडी कहाँ है? आईडी कहाँ है? आईडी तो आईडी घर में नहीं। आईडी तो किस बेस पे आप पैसे मांग रहे हो? कहीं नहीं लूटता हूँ भाई। और कौन से थाने पे हो? बाणा का थाना। क्या नाम है? नाम क्या है? मैं बोल तो दिया। नहीं, नाम बताना भाई, पूरा बोल के बताना। खास बात यह है कि मारपीट करने वाले युवकों में एक जेल प्रहरी भी शामिल है। पुलिस ने अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 लोगों की तलाश चल रही है। और मुंबई से खबर है, मुंबई के कल्याण में 4 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना के बाद दुकानदार दहशत में। कई दिनों से लोग चोरी की शिकायत कर रहे हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। देखिए, शटर तोड़ने के बाद कुर्ता पजामा में सुबह करीब 3:30 बजे ये शख्स दुकान में दाखिल होता है। चेहरे पर ना कोई मास्क, ना ही कोई डर, बेखौफ बेहिचक दुकान में घुसने के बाद ये शख्स देखिए दुकान की लाइट को जलाता है और फिर आराम से कुर्सी पर आकर बैठता है। काउंटर की छानबीन करता है, वहां से नकदी और लैपटॉप निकालता हुआ दिखता है। अपने मंसूबे पूरे कर आराम से निकल जाता है। अब देखिए मुंबई के कल्याण पूर्व की इस दुकान के बाहर की तस्वीर, जहां इस दुकान के साथ 4 दुकानों के शटर तोड़े गए और चोरी को अंजाम दिया गया। तो मेरा लैपटॉप और बाजू के दुकान के थोड़े सामान और कैश भी लेके गया है और हमने इस बारे में पुलिस को हम लोग ने ये
कंप्लेंट किया है और सीसीटीवी फुटेज भी दिया हुआ है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दुकानदारों की शिकायत है कि आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारी परेशान हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने और इलाके में सुरक्षा के इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से देश के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को छात्रों से बात करेंगे। सरकार की तरफ से ये वीडियो जारी कर जानकारी दी गई है कि इस बार परीक्षा पे चर्चा एक नए प्रारूप और शैली में आएगी। इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी 2025 को छात्रों को गुरु मंत्र देंगे। आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा की 8वीं कड़ी होगी। जानकारी के मुताबिक इस साल का यह कार्यक्रम और ज्यादा रोचक होने वाला है। पीएम मोदी के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी, सदगुरु समेत कई दिग्गज भी इसका हिस्सा होंगे। नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए इस साल रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 3.15 करोड़ से ज्यादा छात्रों के साथ साथ 19.80 लाख शिक्षक और 5.20 लाख अभिभावक पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। पढ़ेगा इंडिया। और नए आयकर बिल को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोकसभा में कल नया डायरेक्ट टैक्स कोड या नया आयकर बिल पेश किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभावना है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इसके प्रावधानों पर विचार हो सके। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का ऐलान किया था। सरकार साफ कर चुकी है कि नए आयकर बिल में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं होगा। इसमें सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और आसान बनाया जाएगा। इसमें मौजूदा कानून में कई नए सुधारों का प्रावधान होगा। मुकदमेबाजी को कम करना नए बिल का मकसद होगा। कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है। इसकी भाषा सरल होगी ताकि आम करदाता समझ ले। बताया जा रहा है कि बजट में विदेश व्यापार के प्रोत्साहन के लिए सीमा शुल्क रिफंड को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अभी अगर कोई व्यापारी गलती से सीमा शुल्क अधिक देता है तो जटिल प्रक्रिया की वजह से उस शुल्क को वापस लेने में साल भर का समय लग जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया भी आसान होगी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने घर को तोड़े जाने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है इस पर। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को मौजूदा सरकार के खिलाफ संगठित होकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। इस दौरान उनके पिता और चाचा के घर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ बेकाबू है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और पूर्व पीएम शेख हसीना के पैतृक गांव पर धावा बोला। लोगों की ये भीड़ बुलडोजर के साथ घर में घुसी और जमकर तोड़फोड़ की। बांग्लादेशी उपद्रवी घर के मेन गेट को तोड़कर घुसे और घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। उपद्रवियों ने शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगाए। उपद्रवियों ने शेख हसीना के पिता बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर पर देखे कैसे हथौड़े चलाए और उसे बुरी तरह तोड़ फोड़ डाला। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अपने सदस्यों और हसीना के अन्य समर्थकों पर हमलों के आरोपों के बीच समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने 1 महीने तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इसके बाद बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं। और 2014 से ही मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बनाए रखने के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बड़ी भूमिका है। वित्त वर्ष 2026 में रेलवे, डिफेंस, ऊर्जा और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में सरकार का निवेश बढ़ाने का फैसला ग्रोथ को रफ्तार देने में अहम होगा। वित्तीय सेवाएं देने वाली फर्म प्रभुदास लीलाधर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 11.1 ट्रिलियन का पूंजीगत निवेश करने का फैसला किया है, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। रेलवे, डिफेंस, ऊर्जा, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के फैसले का असर दिखने लगा है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यटन, ई कॉमर्स, ज्वेलरी, रिटेल, कैपिटल मार्केट जैसे क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व संग्रह कम रह सकता है।
लेकिन अर्थव्यवस्था में सरकार के निवेश बढ़ाने से मांग बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार होगी। आने वाला बजट काफी महत्वपूर्ण होगा। मध्यम वर्ग के खर्च करने की क्षमता को बूस्ट मिलेगा तो मांग बढ़ेगी। खास बात यह है कि निवेशकों के लिए भी निवेश के आकर्षक मौके बनेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी अहम होंगे।